अग्निपथ पर अग्निपथ। अग्निपथ पर क्यों भड़की आक्रोश की आग? अग्निपथ है खास, क्यों नहीं आ रहा रास? अग्निपथ पर विपक्ष का विरोध, सरकार ने गिनाए फायदे। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निपथ योजना पर सत्ता विपक्ष आमने सामने। सेना के भीतर ही 4 में से 1 का रेशो में से यानी 25% लोगों को तो ऑलरेडी उसी प्रक्रिया में उनको स्थायी नौकरी मिलेगी। उसके बाद में यदि स्किल्ड होगा तो निजी जो सेक्टर्स हैं बैंकिंग से लेके तमाम उसमें उसको तवज्जो मिलेगी। जो ये सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि जो स्थानीय जो पुलिस है और वहाँ की जो पैरामिलिट्री है उसमें उनको प्रेफरेंस मिलेगी। जो देश की सेना जिसके कारण से जो सरहदों के ऊपर दिन में ठंड में गर्मी में धूप में हमारे सबकी रखवाली करते हैं, हमारे देश की आन बान और शान एकता और अखंडता के लिए काम करते हैं और शहीद हो जाते हैं, हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, उनके साथ भी बहुत बड़ा धोखा देश के प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र की सरकार ने किया है। युवाओं की चिंता, अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित। अग्निपथ पर यह संदेह कहां से आया? अग्निपथ पर आक्रोश क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना का ऐलान क्या किया, देश के युवा भड़क गए। जगह जगह आगजनी और पत्थरबाजी ने प्रशासन की नाक में दम कर दिया। कई ट्रेनों में आग लगा दी गई, युवा सड़कों पर उतर आए। युवाओं को सरकार की अग्निपथ योजना रास नहीं आ रही। लेकिन सवाल यह है कि आखिर देश सेवा का यह कैसा जज्बा कि देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है? विरोध जताने का यह कौन सा तरीका है? चर्चा आज इसी मुद्दे पर, इन सवालों के इर्द गिर्द। तो पहला सवाल यह है कि अग्निपथ धोखा या बड़ा मौका? दूसरा सवाल यह है कि देश को जलाकर कैसी देश सेवा? और तीसरा सवाल यह कि उपद्रव की आतिश क्या किसी की साजिश? तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है परिचय करवा देता हूं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, कांग्रेस नेता हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, बीजेपी नेता हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। कटेवा साहब, चर्चा की शुरुआत आज मैं आपसे करना चाहूंगा। जो ये योजना लाई गई है केंद्र सरकार की तरफ से, इस योजना को आप किस तरीके से देखते हैं और जो विरोध हो रहा है उसे किस तरीके से देखते हैं? अभिषेक जी, देखिए, हर एक दुनिया की हर एक जो विकसित देश हैं उनकी सेनाओं में बदलाव एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जी। और कारगिल की लड़ाई में भी, ये कारगिल की लड़ाई में जो एक एक्सपर्ट कमेटी ने रिपोर्ट दी थी उसमें बताया था कि हिंदुस्तान की फौज की जो एज है, खासकर सीओ और उनके नीचे की, उनमें कमी की जरूरत है। तो जहां तक एज को कम करने का सवाल था, उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। परंतु इस स्कीम के साथ कई चीजें, युवाओं की सपने जुड़े हुए हैं और किस तरह से एक सैनिक को एक हमारी सोसाइटी में देखा जाता है और उसे क्या क्या चीजें उपलब्ध होती हैं, उसके बारे में अभी काफी सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि 4 साल के बाद उसका रीसेटलमेंट का, जो अग्निवीर 4 साल के बाद वापस सोसाइटी में आएंगे तो उस समय उन्हें
रीसेटलमेंट उसके बाद वो क्या करेंगे। तो इसलिए इस स्कीम के साथ साथ जो अभी सरकार और खूब सारे चीफ मिनिस्टर्स बता रहे हैं कि उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस में और स्टेट की पुलिस में जगह दी जाएगी, इस चीज को की गारंटी एक देनी चाहिए थी स्कीम के साथ ही कि लेटरल इंडक्शन होगा उन लोगों का जो अग्निवीर 4 साल के बाद कटेवा साहब, जो युवाओं का आक्रोश भड़का, सबसे बड़ी बात यही रही कि भविष्य हमारा असुरक्षित हो जाएगा। क्या आपको भी वैसा ही लग रहा है कि युवाओं का भविष्य असुरक्षित हो जाएगा? क्योंकि दलीलें यह भी दी जा रही हैं कि 25% को तो परमानेंट जॉब में रखा ही जाएगा, जो 75% आएंगे उन्हें पैरामिलिट्री, जैसा आपने कहा। इसके अलावा जो है, अगर कोई अपना बिजनेस करना चाहता है तो वहां भी सुविधाएं मिलेंगी, और भी अगर कोई चीज करना चाहता है उसमें सुविधाएं मिलेंगी। यह आश्वासन जो दिया जा रहा है, इसे किस तरीके से देखते हैं? जहां तक ये स्कीम है अभी तो स्टार्ट हुई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस स्कीम की जो खामियां नजर आएंगी जब ये इम्प्लीमेंट शुरू होगा, इम्प्लीमेंटेशन, उस खामियों को सरकार धीरे धीरे बीच में इनमें मॉडिफिकेशन करते रहेगी। ये कोई लोहे की लकीर नहीं है। कभी एक मॉडिफिकेशन तो सरकार ने पहले ही दिन निकाल दिया। इस साल के लिए वो 2 साल से जो बच्चे वेट कर रहे थे, जिनको मौका नहीं मिला सेना में जाने का और ओवर एज हो गए हैं, उनको इंक्लूड कर लिया है पहली साल के लिए। परंतु इसके साथ साथ एकदम इम्प्लीमेंटेशन से पहले ये योजना की क्या क्या खासियत है और किस तरह से इंप्लीमेंट की जाएगी, ये बीआरओ जो रिक्रूटिंग ऑफिसेज हैं, जेडआरओ हैं, जो रिक्रूटिंग का सेटअप है, उन सब लोगों ने उन ऑफिसों में युवाओं को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए थी, जिससे कि युवाओं को जो भय है और जो युवाओं को मिसकंसेप्शन है कि हमारा क्या होगा उसके बाद में, उस पर थोड़ी सी लाइट डाली जा सकी। ठीक है, यानी चेंजेस आते रहेंगे, वक्त के हिसाब से चेंजेस होते रहेंगे। स्वर्णिम जी, अभी योजना शुरू भी अगर कहें तो ठीक से हुई नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी तक आया भी नहीं है। उससे पहले ही विरोध, योजना का अभी कुछ अता पता भी नहीं, विरोध पहले ही शुरू। नहीं अभिषेक जी, योजना का तो पता है ना, घोषित हो गई है योजना। प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने घोषित कर ही दी है योजना क्या होगी। अब देखिए 2 चीज़ें हैं इस चीज़ में। सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं देख रहा था भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बड़े बड़े बयान दे रहे थे कि 4 साल में इनको नौकरी करने का मौका मिलेगा, देशभक्ति का जज्बा होगा। तो भाई पहले जो नौकरी करने जाते थे, जो सेना में भर्ती होते थे, 15 साल तक जवान की नौकरी करते थे, क्या उनमें देशभक्ति के जज्बे में कोई कमी पाई किसी ने आज तक? मुझे नहीं लगता। और देखिए दूसरी चीज़ है, जो एक व्यक्ति, एक युवा अपना सपना लेकर के देश के नाम पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बगैर इस जज्बे के साथ नौकरी करना चाहता है, उसको आप 4 साल में क्या देंगे? आप बताइए। आप 4 साल में 25% को तो आप वापस परमानेंट उसमें रखेंगे, लेकिन जो 75% उनको आप रिजेक्ट करके भेजेंगे, तो वो रिजेक्शन का धब्बा लेकर के कहां जाएगा? क्या केंद्र सरकार के, मैं बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान सुन रहा हूं, वो कहते हैं कि हम प्राथमिकता देंगे। अरे प्राथमिकता क्या देंगे? आप सबसे पहले ये घोषित करिए कि अगर वो वहां से आएंगे, उनको आप जब दूसरी उनकी परीक्षा होगी, पहली परीक्षा उनकी भर्ती की होगी, दूसरी परीक्षा जब उनकी होगी 25% में आने की, तो जो 75% लोग हैं जिनको आप रिजेक्ट करके भेजेंगे, उनका भविष्य क्या होगा? उनको आप प्राथमिकता नहीं, उन ये कहिए कि वो आने के पश्चात उनको नौकरी जरूर मिलेगी। और चाहे किसी भी सीमा में ये कहना कि बैंकिंग सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, कंपनियों में, सुरक्षा गार्डों में उनको लगाएंगे, ये उचित नहीं है। ये किसी के साथ, ये भी बच्चे के साथ, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, और इस खिलवाड़ की इजाजत नहीं दी जा सकती। देखिए कोई भी योजना लागू इस योजना के विरोध में है, और जो आज जिस तरीके की चीजें हुई, जिस तरीके से विरोध हुआ, वो विरोध करने वालों के साथ है। देखिए कांग्रेस पार्टी इस योजना का विरोध करती है, लेकिन हम सभी युवाओं से अपील करते हैं कि हम उनके साथ हैं। हिंसा का रास्ता छोड़ें। आप जो तरीका है, गांधीवादी तरीका है, लोकतांत्रिक परंपरा है, उसके तहत भी विरोध किया जा सकता है। और देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है, बराबर हम देखते हैं, चाहे नोटबंदी हुई, किसानों के बिल पास हुए, आपने लागू किए, लेकिन संसद में आपने चर्चा नहीं की। फिर शीर्ष जो संस्था है हमारी संसद, जिसमें देश भर के प्रतिनिधि जाते हैं, वो किस लिए जाते हैं? आप वहां पर चर्चा ही नहीं करना चाहते, सुझाव आमंत्रित नहीं करना चाहते, आप किसी से बात नहीं करना चाहते। हो सकता है कोई अच्छा सुझाव आपको मिल जाए, आप नहीं लेना चाहते, आप सिर्फ थोपना चाहते हैं और लागू करना चाहते हैं। यही युवाओं का आक्रोश है। अरे भाई, जो अनुज माथुर जी, चर्चा आप नहीं करना चाहते हैं और सिर्फ युवाओं पे थोपना चाहते हैं,
और साथ ही ये सवाल भी मैं, ये तो कांग्रेस का सवाल था, साथ ही मैं एक चीज आपसे ये भी समझना चाहूंगा, जो आज तस्वीर हमने देखी देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, कई जगहों पे हमने देखा, क्या इसके लिए आप तैयार नहीं थे? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। बहुत पहली बात तो मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि मेरा कोई कनेक्टिविटी का इशू हो गया था, तो कटेवा साहब ने क्या बोला है वो मुझे सुना ही नहीं दिया। ठीक, तो अगर कोई मेरे बोलने में कोई उसका डुप्लीकेशन होता है या उसका कोई विरोध कोई बात होती है तो उसको आप उसी हिसाब से देखें। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं साफ साफ कि जो आदमी देश की सेना ज्वाइन करके देश की सुरक्षा का जज्बा रखता है वो इस प्रकार की आर्सन, आगजनी और इस प्रकार की हिंसा में कभी लिप्त हो नहीं सकता। ये बात आप मान ले। और अगर इसमें मेरा इशारा आगे क्या है, समझदार को समझ जाना चाहिए कि ये जो हरकत हो रही है, ये हरकत शायद इससे कोई लेना देना नहीं है अग्निपथ का। ये अग्निपथ जो इन्होंने शुरू किया है, वो अग्निपथ इस अग्निपथ से कहीं मेल जोल नहीं खाता। ये बात आप सुन लें। जो देश की रक्षा का जज्बा रखता है, 40 साल मैंने देश में नौकरी करी है, सेना में, मैं जज्बा रखता हूं। सोच नहीं सकता कि मैं अब ट्रेन में आग लगा दूं या बस में आग लगा दूं या इसका स्कूटर तोड़ दूं या वो कर दूं। पहली बात। दूसरी बात, जो कोई भी स्कीम है, उस स्कीम का प्लस माइनस आपको देखने की आवश्यकता है। आप ये देखेंगे कि सेना की क्या जरूरतें हैं, आप ये देखेंगे जो सेना ज्वाइन कर रहा है उनकी क्या आवश्यकताएं हैं। दोनों चीजों को अलग अलग तोलना पड़ेगा। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं इतिहास से। 1962 में इमरजेंसी कमीशन आए ऑफिसर्स, उनको पता था वो लोग नहीं रहेंगे। 3 महीना ट्रेनिंग करी, लड़ाई लड़ी और नाम रोशन किया अपना और देश का। उसी प्रकार से ये तो हर कोई कह रहा है अनुज माथुर जी, ये तो हर कोई कह रहा है कि जो देश सेवा करना चाहेगा वो देश की संपत्ति को नुकसान क्यों पहुंचाएगा। तो ये लोग थे कौन? आप उसे छोड़ दें, अभी उसको छोड़, अभी आप मुद्दे की बात कर रहा हूं मैं। बात अभी अग्निपथ की हो रही है। तो ये जो फौज की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखना पड़ेगा और जो लोग उनको ज्वाइन कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखना पड़ेगा। 2-3 बातें मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि इनकी ट्रेनिंग कम है और ये इनकी उपयोगिता नहीं होगी, वो मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि ट्रेनिंग का समय आपके लोगों ने, इस देश के लोगों ने 3-3, 6-6, 9-9 महीने में ट्रेनिंग करके लड़ाइयां जितवाई हैं। कोई इसमें शक ना हो किसी को। और दूसरी बात, जहां तक सवाल है कि देश का प्रेम का भाव, देश प्रेम का भाव आप 4 साल में बहुत अच्छी तरह से किसी भी इंसान के अंदर जो जज्बा पैदा कर सकते हैं, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। देश नहीं, का संदेह युवाओं को अपने भविष्य को लेकर के है कि जब 4 साल बाद हम आएंगे अपने घर लौट करके, तब हमारा भविष्य क्या होगा, संदेह यह है। पूरा बोल लेने दें। अब आप मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि आप देखिए कि आमतौर पे आपका एक युवा किस उम्र में अपनी नौकरी ज्वाइन करता है? आमतौर पे बताएं आप मुझे। अपनी पढ़ाई वगैरह पूरी खत्म करके 21-22, 20-21-22, उससे पहले तो कोई नौकरी नहीं ले रहा है जी। तो उसके पहले अब आपको एक ये मौका देने का प्रयास किया जा रहा है कि 17 से लेकर के 21 तक, जब आपने अदरवाइज ज्वाइन की होती नौकरी, आप एक बेहतरीन जगह पर जाकर बेहतरीन प्रशिक्षण प्राप्त करके बेहतरीन इंसान, डिसिप्लिन्ड, देश प्रेमी बन करके निकले, साथ के साथ तनख्वाह पाए, साथ के साथ एक बहुत बेहतरीन गोल्डन हैंडशेक का पैकेज पाए जिसके ऊपर की कर नहीं है। मैं कुछ कह नहीं रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो सेना में रहेगा और जो उसमें नहीं रह पाएगा, उन तमाम के लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज आप देंगे, चलिए ठीक है, यह आश्वासन दिया जा रहा है। अब कटेवा साहब, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, बहुत सारे सवाल जो हैं वो युवाओं के जहन में हैं, भविष्य असुरक्षित और सुरक्षित को लेकर के तो है ही, साथ ही एक बात यह भी आ रही थी कि रेजिमेंटल बॉन्डिंग जो है उस पर असर पड़ेगा। कुछ यह भी था कि 21 साल की उम्र पे कितना विश्वास किया जाएगा उन बच्चों पे, क्योंकि उम्र ज्यादा होती नहीं है, तो उन पे कितना विश्वास होगा, ये कुछ ऐसे सवाल हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं आपसे समझना चाहूंगा, रेजिमेंटल बॉन्डिंग पे क्या कोई असर पड़ेगा कटेवा साहब?
सबसे पहले तो जैसे माथुर साहब ने बताया है कि जो युवा अभी देश की संपत्ति को बर्बाद कर रहा है वो फौज में आने लायक नहीं है। और फौज के अंदर सेना में जो डिसिप्लिन है, सेना में किसी तरह का प्रोटेस्ट जो होता है उसकी कोई इजाजत नहीं होती है, ना हमारा ये कल्चर है। तो ये बात इनकी मैं सहमत हूं पूरी तरह से। जहां तक बॉन्डिंग का सवाल है, अभी क्या होता है कि जो रेजिमेंटल के इनटेक है, जो रिक्रूटिंग पॉलिसीज हैं, जैसे जाट रेजिमेंट, ग्रेनेडियर्स, राजपूत, राजपुताना राइफल्स, ये सब है। जैसे राजस्थान का एग्जांपल लेता हूं मैं, ये यहां से इसी इलाके से यूपी, हरियाणा, राजस्थान से एनरोलमेंट होता है और यूनिट के अंदर वो एक ही रीजन के आदमी एक साथ रहते हैं और जिसका काफी आपने नाम सुना होगा, नाम, नमक और निशान। ये यूनिट के एक 3 चीज होती है इन्फेंट्री बटालियन के, जहां पर यूनिट के नाम के लिए दुनिया मरने के लिए तैयार होती है। तो कटेवा साहब, सीधे शब्दों में अगर मैं समझूं तो असर तो नहीं पड़ेगा ना बॉन्डिंग में? हाँ, अगर ये इसके बाद पहले अभी क्लेरिफिकेशन, बॉन्डिंग में इसलिए असर पड़ेगा क्यों अभी जो निकला है अग्निवीर, उसके अंदर यह बताया गया है कि ऑल इंडिया ऑल कास्ट की भर्ती होगी। इसका मतलब है रिक्रूटेबल मेल पॉपुलेशन है हर राज्य की, उसके हिसाब से इसके अंदर भर्ती होगी। ठीक है। उससे जो रेजिमेंटल बॉन्डिंग थी, थोड़ी आधा मिनट और लूंगा। स्वर्णिम जी, अब देखिए विरोध तो शुरू हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। अगर योजना पसंद नहीं आई तो विरोध कीजिए और तरीके से कीजिए, जैसा आपने कहा गांधीवादी तरीके से। लेकिन इसमें एक बात जो अनुज जी ने कही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 21-22 में आप सेना का अनुशासन सीख करके आ रहे हैं, उसके बाद आप आगे कर सकते हैं जीवन में कुछ, यानी भविष्य असुरक्षित तो कम से कम नहीं कहा जा सकता है। आपको अच्छी खासी सैलरी के साथ, उसके बाद रिटायरमेंट के साथ, सारी चीजों के साथ 20-22-24 की उम्र में अगर आप 24-25 लाख रुपए लेकर के आ रहे हैं, सेना का अनुशासन सीख करके आ रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? देखिए अभिषेक जी, मैं आपसे एक जो अनुज जी ने कहा वो तो मैं ज्यादा सुन नहीं पाया, मेरे पास आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन जैसा आपने बताया देखिए 2,55,000 पद खाली हैं सेना में, क्यों नहीं भर्ती हो रही है? एक युवा जो अपने देश की सीमाओं की रक्षा करेगा, आप उसको रिटायर करेंगे, रिटायर नहीं करेंगे, आप उसको अयोग्य घोषित करके वहां से भेजेंगे, क्योंकि 25% को आप योग्य मानेंगे ना जिन्हें आप रखेंगे, तो 75% जब अयोग्य घोषित करके आप भेजेंगे तो उसका भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? वो जो वहां से लौट करके आएंगे 4 साल बाद, जो 75% युवा जाएंगे 21 या 22, ज्यादा से ज्यादा 23 साल की उम्र में लौट के आएंगे, उनको आप एक्स सर्विसमैन का तमगा नहीं देंगे। एक्स सर्विसमैन को जो सुविधाएं मिलती है वो नहीं देंगे। आप उनको शहीद अगर हो जाता है, खुदा ना करे, तो उसका भी दर्जा नहीं देंगे। तो वो उसको आप सेना में क्या उसके साथ धोखा नहीं कर रहे हैं इस तरह से? कि आप भर्ती निकाल करके ये अक्सर नहीं करते कि इजराइल एक देश है जो अपने हर नागरिक के लिए 2 साल की नौकरी सेना में फिक्स किए हुए कि 2 साल आपको नौकरी करनी है। हमारे देश में भी अक्सर चर्चा होती थी कि कम से कम सेना में 2 या 4 साल के लिए नौकरी करनी ही चाहिए हर किसी को। हम उस तरीके से भी इसे नहीं ले सकते। देखिए अभिषेक जी, क्या आप या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता तमाम तर्क दे रहे हैं, क्या हम अपने मुल्क को इजराइल से कंपेयर कर रहे हैं? क्या हम इजराइल से कंपेयर कर सकते हैं देश को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, इतनी बड़ी बेरोजगार पॉपुलेशन को, जिनको आपने, जो प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने का वादा करके आए थे, आज आप नया एक वादा और कर रहे हो? क्या अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं? अनुशासन अगर कोई सीखे तो इसमें की बात आप कर रहे हैं, सुनिए। ठीक है अनुज जी, एक कमेंट अब मैं आपसे चाहूंगा। इन युवाओं को देखिए, यह तो तय है कि जिन्होंने आग लगाई वो स्टूडेंट्स नहीं होंगे, उन्हें सेना में जाना नहीं होगा, लेकिन कुछ तो ऐसे होंगे जो सड़कों पे उतरे जिन्हें सेना में वाकई में जाना होगा। उन युवाओं को कैसे समझाएंगे? नहीं, उनको समझ में आना चाहिए अपने आप। मैं आपको बताऊंगा, जब उनको स्कीम पूरी तरह समझ में आएगी तो उनको अपने आप पता लगेगा। पहले मैं 2-3 क्लैरिफिकेशन दे दूंगा, प्लीज मेरे को डोंट इंटरप्ट प्लीज। जी 2-3 क्लैरिफिकेशन देता हूं। कोई किसी को इजराइल और भारत का कंपैरिजन नहीं हो रहा है। जहां तक कॉन्स्क्रिप्शन का सवाल है, कॉन्स्क्रिप्शन अमेरिकन आर्मी में भी था, चाइनीज में भी है, रशियन आर्मी में भी है, लेकिन कोई इसमें कोई शक ना हो। आपको मैं उदाहरण दे देता हूं। कैशियस क्ले नाम का व्यक्ति 1960 में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया अमेरिका के लिए, उसने आर्मी ज्वाइन नहीं करी, उसको 3 साल जेल हुई है। तो ये कंपल्शन जो है, कोई किसी से कंपेयर नहीं कर रहा है।
और उसको आप दूर रखें। मैं सिर्फ भारतीय सेना की बात कर रहा हूं और भारतीय सेना की परिस्थितियों की बात कर रहा हूं, और मैं आपको यह बता रहा हूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यकता है भारतीय सेना को यंग प्रोफाइल देना, पहली बात। दूसरी बात, 70 के दशक में, आज से पहले भी जो कलर्ड सर्विस जवानों की होती थी वो 5 से 7 साल होती थी, इसमें भी कोई शक ना हो। तीसरी बात, मैं बिल्कुल क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी के अंदर कोई रिजेक्शन नाम की चीज नहीं होती है। जब भी कोई, आप अफसरों को देखें कि आपके एक मेजर के 60 मेजर के ऊपर एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी 6 हैं वो रिजेक्ट हो गए। रिजेक्ट नहीं होता है, उसको नॉन एम्पैनल्ड बोलते हैं। इसका अर्थ यह है कि उस पर्टिकुलर जॉब के लिए वो उतना बेहतरीन नहीं है, ये रिजेक्शन नहीं है। इसका इसके चलिए ठीक है, समझ, ये बातें समझाना उन युवाओं को है जिन्होंने आज सड़कों पर उतर करके, स्टेशनों पर उतर करके प्रदर्शन किया, और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि युवा समझें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्राइम डिबेट में इतना ही। नमस्कार।